सीजी व्यापम हॉस्टल अधीक्षक भर्ती 2024 शिक्षा मनोविज्ञान। इस वीडियो में आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। इसमें जैसे विश्व का प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपका ये है अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, विकासात्मक विधि, प्रश्न वाली विधि। इस प्रकार लास्ट में आपको 15 MCQ प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो कौन है आपका थॉर्नडाइक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, वुंड। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन या परिशोधन से होता है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा, तो शिक्षा का है व्यवहार का परिमार्जन, मनोविज्ञान का है व्यवहार का अध्ययन। फिर दोनों का है व्यवहार के परिमार्जन के उद्देश्य से व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के इतिहास के संबंध में कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह बात शिक्षा मनोविज्ञान पर पूर्ण रूप से लागू होती है, अर्थात जितना पुराना अतीत मनोविज्ञान का है, ठीक उतना ही पुराना अतीत शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ वर्ष 1889 ईस्वी में जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक का कथन है, जैसे क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान की निम्न विशेषताएं हैं। मुख्य केंद्र बिंदु मानव व्यवहार होता है। मानव व्यवहार में परिमार्जन लाना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है। कार्ल सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से माना है, क्योंकि प्लेटो दुनिया के पहले विद्वान थे जिन्होंने एकेडमी नामक शिक्षा संस्था की स्थापना किया था, जो कालांतर में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तू से स्वीकार किया है। उनका मानना है कि अरस्तू ने लिसियम नामक शिक्षा संस्था स्थापित किया था। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का प्रारंभ रूसो की प्राकृतिक शिक्षा से हो गया था, जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रॉबेल इत्यादि विद्वानों ने 20वीं शताब्दी में इसकी विधिवत शुरुआत किया। फ्रांसिस गाल्टन, हेनरी गोडार्ड, एबिंगहॉस, विलियम जेम्स इत्यादि विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। थॉर्नडाइक को विश्व का प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, पाठ्यक्रम, निर्देशन, वृद्धि व विकास, शिक्षण प्रविधियाँ, मापन तथा मूल्यांकन, व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, व्यक्तिक भिन्नता। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्नानुसार बताया है। बालक के स्वभाव के अध्ययन हेतु, बालक के वृद्धि व विकास हेतु, वातावरण के साथ अनुकूलन हेतु, संवेगों के नियंत्रण व शैक्षिक महत्व हेतु, व्यक्तित्व तथा बुद्धि, चरित्र निर्माण हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ
यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियाँ कितने प्रकार का है। निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। इसमें आपका निरीक्षण विधि में है अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, फिर आपका विवरणात्मक विधि है जीवन इतिहास विधि, तुलनात्मक विधि। तो इस प्रकार इन सब का अध्ययन अभी करेंगे। अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन काल में सर्वाधिक किया जाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में यह विधि वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग लगभग नगण्य ही है। अंतर्दर्शन या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है अपने अंदर देखना। इसको याद रखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है अंतर्दर्शन का? अपने अंदर देखना। टिचनर के अनुसार अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है। एंजिल के अनुसार अंतःप्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। उनके अनुसार अंतर्दर्शन के निम्न 3 स्तर है। अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंड तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इस विधि को अंतः अवलोकन अथवा आत्मगत निरीक्षण, आत्म साक्षात्कार विधि भी कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व है संवेदना, प्रतिमा, भाव। बहिर्दर्शन विधि। वर्तमान परिवेश में मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग प्रमुखता से किया जा रहा है। व्यक्ति के आचरण का अवलोकन करके उसके आचरण का कारण जानना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। बहिर्दर्शन मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है, औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन विधि को पर अवलोकन विधि या पर निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इन सबको याद रखेंगे। इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, विक्षिप्त अथवा पागलों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि की तुलना में बहिर्दर्शन विधि का परिणाम वस्तुनिष्ठ, वास्तविक एवं वैध होता है। इसको याद रखेंगे। इस विधि का प्रयोग पशुओं एवं पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि को व्यक्ति इतिहास विधि अथवा जीवन वृत्त अध्ययन विधि आदि नामों से भी जाना जाता है। इस विधि के द्वारा अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में मुख्यतः वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, अर्थात विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के 2 प्रारूप हैं, कालानुक्रमिक विधि, अनुप्रस्थ काट विधि। इसको याद रखेंगे। यह पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। इसके निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, लेकिन इस विधि में समय अधिक लगता है और खर्च भी अधिक होता है। तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें प्राणियों के व्यवहार से संबद्ध समानताओं तथा विषमताओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। लिंडग्रेन ने इनके संबंध में लिखा है, तुलना का अर्थ एक तथ्य को दूसरे के साथ रखने और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करने से है। मनोविश्लेषणात्मक विधि। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन।
इस विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस विधि में व्यक्ति के चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक विधि। व्यक्ति के सम्मुख आने वाली जटिलताओं के कारण का अध्ययन नैदानिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। निदान शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डायग्नोसिस शब्द डायग्नोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कारण जानना या जांच करना। इस विधि में छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं के कारण को जानकर उसका समाधान किया जाता है। इस विधि के द्वारा मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक और कुसमायोजित बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वाधिक महत्व है। उपचार विधि। उपचार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेमेडी शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाधान खोजना। इस विधि के द्वारा छात्र की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए विधियों का निर्माण किया जाता है। इस विधि को उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। निदानात्मक विधि के 3 आवश्यक कार्य होते हैं। सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सर्वेक्षण विधि को सांख्यिकी विश्लेषण विधि के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि को उत्पन्न उपयोगी माना जाता है। इस विधि को सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा परीक्षण आदि मापन उपकरणों एवं प्रविधियों के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण करके परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। प्रश्नावली विधि। यह ऐसी विधि है जिसमें प्रश्नकर्ता के सम्मुख उत्तरकर्ता का होना अनिवार्य नहीं होता है। मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, जिसमें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अनुसार मनुष्य मन एवं शरीर से युक्त एक सपिंड है। गाथा वर्णन विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि को नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहते हैं। आधुनिक समय में कार्य कारण संबंध की स्थापना हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। परीक्षोपयोगी प्रश्न। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल, इनमें से सभी। इसका उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, सभी विकल्प सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी,
सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इनमें से सभी। इसका उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूं। इसका उत्तर है वाटसन। क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? इसका उत्तर है गेस्टाल्ट वादियों का। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसका उत्तर है जन्म से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, अंतःदर्शन का तात्पर्य है? इसका उत्तर है अपने में देखना। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित नाम से है। तो मनोविश्लेषणवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रायड। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? इसका उत्तर है वुंट। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है? इसका उत्तर है प्रयोगात्मक विधि। अंतिम प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी अनुवांशिक विधि है? इसका उत्तर है विकासात्मक।